अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। फिर हम ये जानेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। ओके, फिर बच्चों हम ये जानेंगे कि क्या क्या रूल्स थे ट्रेड्स के इनहेरिटेंस के, और जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे इन इनहेरिटेंस वाली चीज़ों में। ओके, तो बच्चों हेरिडिटी का मतलब सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हेरिडिटी मतलब होता है बच्चों, हमारे पेरेंट्स से हमें जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में मिलती हैं वो कहलाती है हेरिडिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आपने बॉलीवुड की कपूर फैमिली का नाम सुना होगा, तो कपूर फैमिली में ऋषि कपूर साहब थे, उसके पहले राज कपूर, शम्मी कपूर, ओके, और राजेश कपूर, ओके, ये सब कपूर जो फैमिली है पूरी, फिर अभी रणबीर कपूर, ये पूरी कपूर फैमिली के जो ईयर हैं, ईयर मतलब कान, ओके, तो उनके कान जो हैं वो सबके एक जैसे ही हैं लगभग। तो इट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ हेरिडिटी। तो आप इसको एक हेरिडिटी का एग्ज़ाम्पल मान सकते हो। फिर दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम टाइम नोटिस करना, जिन भी पेरेंट्स को डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ होता है, उनके बच्चों में भी वो डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ एक उम्र के बाद आने लग जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ हेरिडिटी। फिर आपने ये भी गौर किया होगा कि अगर फादर की हाइट लंबी है तो जो बच्चा होता है उसकी भी हाइट, जब वो बड़ा होता है तो उसकी भी हाइट अच्छी खासी हो जाती है। ओके, तो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ हेरिडिटी विच आई हैव प्रोवाइडेड यू। ओके, अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए बच्चों, वो सबसे अच्छे एग्जांपल थे हेरिडिटी के। ओके, कि हेरिडिटी क्या होती है। ओके, तो हेरिडिटी मतलब होता है हमारे पेरेंट्स से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ों का हमारे शरीर में आ जाना जो हमें हमारे पेरेंट्स जैसा बनाते हैं। ओके, the most obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individual of similar design। सबसे ऑब्वियस जो आउटकम है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे सही रिज़ल्ट है, वो हमें ये मिलता है कि एक इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही दिखता है। ठीक है। The rules of heredity determines the process by which traits and characters are reliably inherited। Inheritance का मतलब होता है passing over of characters from one generation to other। मतलब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में जो कैरेक्टर था वो हमारी जनरेशन में आ गया, हमारी जनरेशन से आगे हमारे बच्चों की जनरेशन में जाएगा, फिर उसके आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन फादर्स के बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं, तो ऐसे मैक्सिमम चांस होते हैं कि उनके बच्चों के भी बाल जो हैं वो कम उम्र में चले जाएंगे धीरे धीरे करके। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस, कि वो जो चीज़ है यानी बालों का झड़ना, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता आया है। ठीक है, पहले दादाजी के झड़े होंगे, फिर उसके बाद जो पिताजी लोग हैं उनके झड़े होंगे, फिर एट लास्ट बच्चों के झड़े होंगे। ओके, इनहेरिटेड ट्रेड्स मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो चीज़ें जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली। वॉट एग्जैक्टली डू वी मीन बाई सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस। डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ में क्या अंतर होता है। सिमिलैरिटी मतलब होता है बच्चों एक जैसा होना, डिफरेंस मतलब होता है अंतर होना। ओके, वी नो दैट अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बींग। आप जानते हैं बखूबी कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें इंसानों वाले हर एक चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, हाथों में 5-5 उंगलियां होती हैं, आँखें होती हैं, नाक होती है, कान होते हैं। तो सभी वो चीज़ें होती हैं जो एक बच्चे में होनी चाहिए, जो एक इंसान में होनी चाहिए। ओके, However, it does not look exactly like its parents। हालांकि देखा जाए तो वो exactly अपने पेरेंट्स जैसा वो बच्चा नहीं दिखता है, अपने पेरेंट्स जैसा वो बच्चा नहीं दिखता है। ओके, बट काफ़ी हद तक वो अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है। ठीक है बच्चों, शक्ल मैच नहीं करती बट शरीर जो है वो लगभग पेरेंट्स जैसा ही होता है। ओके,
एंड ह्यूमन बींग्स शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अंतर। ओके, डिफरेंस। डिफरेंस कॉजेज वेरिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबकी शक्ल जो है एक दूसरे से अलग है, दैट इज़ वेरिएशन। है तो सभी इंसान लेकिन सबकी शक्ल एक दूसरे से अलग है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सभी बच्चों के कान देखिएगा, जो आपके फ्रेंड्स हैं सभी के कान देखिएगा, उनके कान जुड़े हुए हैं या अलग हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें जो ईयर लोब है यानी कान का जो नीचे वाला पार्ट है वो लटक रहा है, और दूसरे डायग्राम में वो ईयर लोब जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक तरह का वेरिएशन होता है। ठीक है, कुछ इंसानों में जुड़े हुए ईयर होते हैं, कुछ इंसानों में अलग होते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस के रूल्स क्या होते हैं, कैसे कोई भी चीज़ हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में आती है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों आपको बताया था कि जो एनिमल सेल होता है उससे हमारा शरीर बना होता है। हमारा शरीर किससे बना होता है? एनिमल सेल्स से। तो एनिमल सेल्स में बच्चों सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, तो वो जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, उस न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोज़ोम। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोज़ोम, और क्रोमोज़ोम के अंदर होता है डीएनए। तो यही जो डीएनए है बच्चों, यही जो डीएनए है, डीएनए के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की कोडिंग होती है। ठीक है, वो सारी कोडिंग पाई जाती है जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे शरीर में हमें देखने मिल जाते हैं। उन सब की कोडिंग कहाँ मौजूद होती है बच्चों? डीएनए में ही मौजूद होती है। ओके, तो डीएनए कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द ट्रेड्स एंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स विच बिलोंग टू अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पेरेंट्स से आए हैं वो सभी कैरेक्टरिस्टिक हमें डीएनए में देखने मिल जाते हैं। ओके, तो डीएनए में ऐसा क्या होता है? डीएनए में होते हैं बच्चों छोटे छोटे जीन। क्या होते हैं? जीन्स। ओके, तो उन जीन्स में वो इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे एक होगा हाइट वाला जीन, एक होगा आई कलर वाला जीन, एक होगा स्किन कलर वाला जीन, एक होगा बच्चों एक होगा बाल हेयर्स वाला जीन की हेयर स्ट्रेट हैं या करली हैं। ठीक है, तो ये सारे जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं बच्चों? ये सारे जीन मौजूद होते हैं क्रोमोज़ोम यानी डीएनए के ऊपर। ठीक है, डीएनए में ही डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको बोलते हैं जीन, और हर एक जीन कुछ स्पेशल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कैरेक्टर हमारे शरीर में हमें देखने मिल जाते हैं। ओके, द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट that both father and mother contribute practically equal amount of genetic material to the child। होता क्या है, जब चाइल्ड बनता है तो चाइल्ड के बनने से पहले बच्चों बनता है क्या? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। चाइल्ड के बनने से पहले बच्चों बनता है जाइगोट। ओके, वो जो जाइगोट होता है उसमें जाइगोट कैसे बनता है बच्चों? हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है, जब मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम आ कर के मिलते हैं तो वो दोनों साथ में मिल कर के क्या बनाते हैं? जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं बच्चों। ठीक है, इस जाइगोट में कुछ कैरेक्टर होते हैं फादर के, कुछ कैरेक्टर होते हैं मदर के। ओके, ये कैरेक्टर क्या होते हैं? ये कैरेक्टर होते हैं बच्चों किस में मौजूद होते हैं? ये क्रोमोज़ोम में मौजूद होते हैं। क्रोमोज़ोम में डीएनए के अंदर ये कैरेक्टर मौजूद होते हैं। तो डीएनए का एक हिस्सा फादर से आता है, डीएनए का एक हिस्सा मदर से आता है। तो जाइगोट में जो डीएनए होता है उसका एक हिस्सा फादर से आता है, एक हिस्सा मदर से आता है। ठीक है, इसीलिए हमारे शरीर में कुछ चीज़ें हमारे फादर जैसी होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी मदर जैसी होती हैं। ठीक है, This means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA। हर एक ट्रेट, चाहे वो हाइट हो, ट्रेट मतलब होता है बच्चों कोई भी एक कैरेक्टर मतलब जैसे हाइट हो गई वो एक ट्रेट है। आई का कलर, आँखों का कलर हो गया ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, तो ये भी एक ट्रेट हो गया। ठीक है, बाल कैसे हैं आपके सर के, स्ट्रेट हैं या करली हैं, वो भी एक ट्रेट हो गया। आपकी हाइट कैसी है, लंबी है या छोटी है, वो भी एक ट्रेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सारे ट्रेट्स होते हैं। ये ट्रेट कहाँ मौजूद होते हैं? इनकी इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है। ठीक है, तो इन ट्रेट्स का आधा हिस्सा फादर से आता है और आधा हिस्सा मदर से आता है।
ठीक है। तो ट्रेड्स चाहे वो हाइट हो चाहे कलर हो, उसके बारे में मदर और फादर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। दस ईच ट्रेट thus for each trait there will be two versions in each child। हर बच्चे में एक ही ट्रेट के दो वर्जन होंगे, एक फादर का वर्जन होगा, एक मदर का वर्जन होगा। ठीक है। वॉट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड बी। तो बच्चे में कौन सा ट्रेट दिखेगा, मदर वाला या फादर वाला? कोई भी ट्रेट दिख सकता है, मदर वाला भी दिख सकता है, फादर वाला भी दिख सकता है। मेंडल वर्कड आउट द मेन रूल्स फॉर सच इनहेरिटेंस। मेंडल ने इन रूल्स के ऊपर काम किया और इनहेरिटेंस को देखा, ओके, स्टडी किया। और एक इंटरेस्टिंग बात उन्हें सामने आई, बहुत साल पहले, लगभग 1900 की बात है, उन्होंने वहाँ पर स्टडी की थी। मेंडल कौन थे बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई की कहाँ पर? एक मोनेस्ट्री में। ओके, मोनेस्ट्री कहाँ क्या होती है बच्चों? जहाँ पर मॉन्क होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की और फिर उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी की यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ा। ठीक है। एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए और उनको टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। फिर वो अपने गांव आ गए और गांव आके उन्होंने मटर, यानी जो पी होते हैं, मटर होते हैं, मटर उगाने चालू किए। ओके, मटरों को उगाना चालू किया। फिर उन्होंने उस मटर पर कुछ स्टडी की। ओके, और उस स्टडी के बेसिस पर उनको कुछ चीज़ें मिली। जैसे उन्होंने क्या स्टडी किया बच्चों, कि जो वो मटर के प्लांट हो रहे थे, मटर के जो पौधे हो रहे थे, वो लंबे थे। ओके, वो लंबे थे। तो उन्होंने 2 मटर के पौधे लिए, 2 मटर के सीड लिए, उनसे प्लांट उगाए। क्या उगाए? प्लांट। 2 मटर लिए, उनको गमले में लगाया, उनसे प्लांट निकले। उन दोनों प्लांट को वो उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया, मतलब उनके थ्रू वो सीड बनवाए उन्होंने। ठीक है। उनको आपस में क्या कराया? क्रॉस कराया। ठीक है। उनका पॉलिनेशन करवाया। फिर उनसे जो मटर बने उनको ज़मीन में लगाया फिर से। ठीक है। अब उनसे भी जो प्लांट निकले, तो उसमें मेंडल को एक चीज़ देखने मिली कि 3 प्लांट तो लंबे थे लेकिन एक प्लांट छोटा था। तो वो छोटा वाला जो प्लांट था वो कैसे पैदा हो गया, जबकि जो इन्होंने मेल प्लांट लिया था और फीमेल प्लांट लिया था वो तो लंबे प्लांट थे। फिर ये जो एक छोटा प्लांट आया है ये कहाँ से आ गया है? ओके, तो उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी की और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, मतलब एक ऐसा नियम दिया जिससे पता चलता है कि इनहेरिटेंस क्या होती है, कैसे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पास ऑन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंडल ने क्या किया, एक लंबे पेड़ को और एक छोटे पेड़ को क्रॉस करवाया। क्या किया बच्चों? एक लंबे पेड़ को और एक छोटे पेड़ को क्रॉस करवाया। ठीक है। लंबे को मेंडल ने लंबे पेड़ को लिखा डबल टी। ओके, लंबे पेड़ को क्या लिखा? कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है। और छोटे पेड़ को लिखा स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इन दोनों से पॉलिनेशन करने के बाद सीड बने, तो उन सीड से निकलने वाले जो प्लांट थे जिनको हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। तो ये जो लंबा पेड़ था और एक छोटा पेड़ था, उनसे बनने वाले जो प्लांट्स थे, उसमें से मेंडल ने देखा कि ये प्लांट चारों लंबे हुए। क्या हुए? चारों लंबे हुए। ठीक है। फिर इनमें से 2 को लेकर मेंडल ने क्रॉस करवाया, तो मेंडल ने ये पाया कि 3 तो लंबे हुए लेकिन एक कैसा हुआ? छोटा हुआ। फिर से एक बार मैं बताता हूँ। मेंडल ने 2 पौधे लिए, उसमें से एक लंबा था और एक छोटा था। मेंडल ने क्या किया? 2 पौधे लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने मटर के पौधों के ऊपर। एक लंबा पेड़ लिया और एक छोटा पेड़ लिया, इन दोनों को क्रॉस करवाया, मतलब इनसे जो फूल निकले होंगे तो पॉलिनेशन हुआ होगा, फिर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बने होंगे, फ्रूट से सीड बने होंगे। उन सीड्स को वापस से इसने क्या किया? गमले में लगा दिया। ठीक है। तो वो सारे के सारे सीड से जो प्लांट निकले वो लंबे हुए। ठीक है। क्या हुए? लंबे हुए, अपने फादर के जैसे लंबे हुए। ठीक है।
फिर इन 2 प्लांट को मेंडल ने लिया, फिर से इनको क्रॉस करवाया, फिर से सीड बने, और उन सीड से निकलने वाले प्लांट में उन्होंने ये पाया कि 3 प्लांट तो लंबे थे लेकिन एक प्लांट क्या था, छोटा था। तो ये छोटा वाला कैरेक्टर कैसे आ गया? तो देखिए कैसे आ गया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मेंडल ने बच्चों लिया था क्या, एक लंबा प्लांट जिसका जीनोटाइप था। जीनोटाइप मतलब होता है अंदर के जीन की बनावट, हाइट वाले जीन की बनावट। तो उसका जीनोटाइप था कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। ये टॉल डिनोट करता है और स्मॉल टी डिनोट करता है शॉर्ट या डॉर्फ, ठीक है। तो लंबे पेड़ को कैपिटल टी से मेंडल ने बताया और छोटे पेड़ को बताया स्मॉल टी से। तो जो कैपिटल टी वाले जो पेड़ थे बच्चों, जो कैपिटल टी वाले पेड़ थे, तो वो कैपिटल टी वाले जो पेड़ हैं, ओके, उनको क्रॉस करवाया स्मॉल टी वाले पेड़ों से। उनसे जो सीड बने, जो बीज निकले, उन बीजों से जो पेड़ हुए, वो सारे के सारे क्या थे, लंबे थे। लेकिन वो कैसे लंबे थे बच्चों, उनका जीनोटाइप देखा गया तो उनमें एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था। लेकिन कैपिटल टी ने स्मॉल टी को दबा दिया था जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आ रहे थे। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आ रहे थे तो कैपिटल टी ने यानी हाइट ने शॉर्टनेस को दबा दिया, ठीक है। तो ये जो ऐसे वाले पेड़ हुए तो ये सारे के सारे लंबे हुए। जब इन दोनों को, इनमें से 2 पेड़ लेकर के आपस में क्रॉस कराया गया जिनका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनको क्रॉस करवाया गया तो एक हुआ फुल टॉल, मतलब कैपिटल, वो पूरी तरह से उसका जीनोटाइप भी कैपिटल टी था और वो लंबा भी था। और 2 हुए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। और आखिरी वाला हुआ स्मॉल, यानी स्मॉल टी। आखिरी वाला जो पौधा था वो कैसा था, वो छोटा हुआ। ओके, तो ऐसा कैसे हुआ बच्चों? तो मेंडल ने ये पाया कि जो प्लांट्स हुए वो देखने में 3 तो लंबे थे, एक छोटा था। 3 लंबे थे, एक छोटा था। लेकिन वो जो 3 थे उसमें से भी एक पूरी तरह से लंबा था और 2 लंबे तो थे लेकिन उनका जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल और स्मॉल, ओके। और एक तो पूरा ही छोटा था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके मेंडल ने ये पाया कि जो शॉर्ट यानी डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर है, छोटे पौधों वाला जो कैरेक्टर है, हाइट जो छोटी वाला कैरेक्टर है, छोटी हाइट वाला, वो कैरेक्टर छुपा हुआ होता है। वो तब निकलता है जब वो पूरी तरह से स्मॉल टी हो जाता है, तब हाइट छोटी हो जाती, ठीक है। एक भी कैपिटल टी आ गया तो हाइट छोटी नहीं हो पाती, ओके। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। मेंडल ने गार्डन पी के बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा, उसमें से मेनली 7 कैरेक्टर थे जिनको मेंडल ने ऑब्जर्व किया था। उन 7 कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे जो उनके सीड होते थे वो रिंकल्ड होते थे। रिंकल्ड मतलब खुरदुरे, ऊबड़ खाबड़, और एक होते थे राउंड, ठीक है। एक राउंड सीड होते थे, एक रिंकल्ड सीड होते थे, एक ये कैरेक्टर हो गया। दूसरा, पेड़ लंबे होते थे, छोटे होते थे, दूसरा कैरेक्टर हाइट हो गया। तीसरा कैरेक्टर, जो उनके फूल निकलते थे, एक में सफ़ेद फूल निकलते थे, एक में वॉयलेट फूल निकलते थे, चौथा कैरेक्टर हो गया ये, ओके। तो इस तरह के मेंडल ने 7 कैरेक्टर ऑब्जर्व किए थे, 7, ओके। और फिर मेंडल ने ये डिसाइड किया था कि कौन सा प्लांट, कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा है पूरी दुनिया को एग्जाम्पल देने के लिए। तो उन्होंने हाइट वाला कैरेक्टर चूज़ किया था। तो उन्होंने जब हाइट वाला कैरेक्टर चूज़ किया तो उसका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने क्या किया, ठीक है। एक लंबा प्लांट लिया और एक छोटा प्लांट लिया, दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया। मेंडल को क्या मिला क्रॉस करा के, जो उनसे बीज मिले उनसे निकलने वाले सारे प्लांट्स टॉल थे, ठीक है। अब उन टॉल प्लांट्स में से 2 प्लांट्स को लेकर के मेंडल ने फिर क्रॉस करवा दिया, तो उसको क्या मिला, 3 प्लांट तो टॉल थे लेकिन एक छोटा था। तो ये छोटा वाला कैरेक्टर कैसे आ गया, जबकि पहली जनरेशन में ये छोटा वाला कैरेक्टर तो नहीं आया था। तो ये छोटा वाला कैरेक्टर तभी आया बच्चों जब 2 स्मॉल टी साथ में आ गए, ओके। जब तक 2 स्मॉल टी साथ में नहीं आए थे तो ये छोटा कैरेक्टर भी नहीं आया था सामने, ठीक है। ही टुक पी प्लांट्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेंडल था उन्होंने पी प्लांट्स को लिया अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ, ठीक है।
पी प्लांट कैसा है? अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट। कैसे पी प्लांट लिया? एक लंबा पी प्लांट लिया और एक छोटा पी प्लांट लिया, ठीक है। ये कैसे पैदा हुए थे? प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग देम। इनको क्रॉस करवा के मेंडल ने प्रोड्यूस किया। एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी। लंबे और छोटे पौधों का मेंडल ने परसेंटेज निकाला कि कितने परसेंट पौधे लंबे थे और कितने परसेंट छोटे थे। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक इन दिस फर्स्ट जनरेशन। उन्होंने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में कोई भी शॉर्ट कैरेक्टर नहीं थे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जनरेशन जो F1 जनरेशन ऊपर लिखी हुई है, इसमें कोई भी छोटा पेड़ नहीं है, लेकिन सेकेंड जनरेशन यानी F2 जनरेशन में एक छोटा पेड़ आ गया, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट प्लेस पे इनको कोई हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिला फर्स्ट जनरेशन में या F1 प्रोजेनी में। कोई मीडियम हाइट का भी प्लांट नहीं मिला, या लंबे प्लांट थे या छोटे थे। ऑल प्लांट्स वर टॉल। दिस मेंट दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वॉज सीन। सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट इनको देखने मिल रहा था, ठीक है। नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वर द टॉल प्लांट्स इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट्स ऑफ पेरेंट जनरेशन। जो F1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स हैं वो क्या उतने ही लंबे थे जितना पेरेंट जनरेशन के टॉल प्लांट है, ठीक है। Mendelian experiment test this by getting both the parental plants and these F1 tall plants to reproduce by self pollination। तो जो प्रोसेस मैंने अभी बताया, मेंडल ने एक लंबा प्लांट लिया था, एक छोटा प्लांट लिया था, उन दोनों को क्रॉस करवाया था। उनसे बनने वाले सीड से जो प्लांट निकले थे वो सारे लंबे थे। फिर वो जो सीड से प्लांट निकले थे जो सारे के सारे लंबे थे, उन दो प्लांट को चूज़ करके आपस में क्रॉस करवाया। मेंडल ने ये पाया कि 3 तो लंबे हुए उसके बाद, बट एक छोटा निकल गया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, हेरिडिटी के बारे में पढ़ा। हेरिडिटी क्या होती है बच्चों? हेरिडिटी जो हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे पेरेंट्स से कुछ ऐसी चीज़ों का हमारे अंदर आ जाना जो हमारे पेरेंट्स में होती थी, ओके। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब ऐसे कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स में थे लेकिन वो हमारे अंदर आ गए हैं, वो कहलाते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे पिताजी की हाइट लंबी थी तो हमारी भी हाइट लंबी हो गई, तो हाइट जो है वो पिताजी से हमें मिली है विरासत में, तो वो एक इनहेरिटेड ट्रेट हो गया। अगर मदर की आँखें ब्राउन थी और बच्चे की भी आँखें ब्राउन हो जाती हैं, तो जो ब्राउन आइज़ का कैरेक्टर है वो हमें इनहेरिटेड मिला अपनी मदर से, ओके। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? हमारी जो पेरेंटल जनरेशन है यानी हमारी जो फादर और मदर की जनरेशन है उससे कुछ चीज़ों का हमारे शरीर में आना, ओके, वो कहलाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, ओके। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी मैंने पढ़ाया थोड़ा बहुत आपके दिमाग में गया होगा, ओके। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से बच्चों कि आप लोग प्लीज़ आप लोग घर पर पढ़ाई करते रहिए, रीडिंग करते रहिए, राइटिंग करते रहिए, ओके, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रीडिंग और राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। और जो भी जिस भी पैराग्राफ पर आपको डाउट है, जो भी लाइन आपको नहीं समझ में आ रही, ओके, वो लाइन का मतलब आप मेरे से पूछें। जो भी पैराग्राफ नहीं समझ में आया है, जो भी चैप्टर नहीं समझ में आया है, आप मुझे बताएं, मैं आपको उस चैप्टर का दोबारा रिवीजन करवाऊंगा, ओके। और कुछ टाइम बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ अच्छे वीडियोस को सेलेक्ट करके आपको देंगे जो यूट्यूब में मिलते हैं, उन वीडियोस को हम आपको देंगे ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और बढ़ सके, ओके। तो स्टूडेंट्स घर पर पढ़ाई करते रहिए, इस चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा 2 से 3 बार, ओके। और जो भी होमवर्क वगैरह मैंने दिया है वो आपको सैटरडे को भेजना है, साइंस का होमवर्क, ओके। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।